बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो सकी कौन वफाक में कौन सूबों में हुकूमत बना रहा है, बिलखुसूस पंजाब में, क्योंकि सिंध में तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्लियर है, KPK में तहरीक इंसाफ पैक्ड इंडिपेंडेंट्स क्लियर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए तैयार होंगे। पंजाब और बलूचिस्तान में चीज़ें थोड़ी सी इस तरह की हैं कि लग नहीं रहा कि किसी पार्टी की पोजीशन क्लियर हो। सम और पंजाब में फिर भी नून लीग थोड़ी बहुत कंफर्टेबल नज़र आ रही है, क्योंकि 135 के करीब अरकान नून लीग के टिकट पर कामयाब हो चुके हैं और इंडिपेंडेंट्स भी अब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में किस तरीके से सिस्टम जो है वो तश्कील पाएगा, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर जो RTS के बैठने का टॉन्ट PTI गवर्नमेंट को थ्रू आउट मिलता रहा, अब ये EMS के फेलियर का टॉन्ट आइंदा अपकमिंग गवर्नमेंट को मिलेगा। फिर क्या मैंडेट को, जिसको एक्चुअल मैंडेट मिला है, उसको हुकूमत साजी के लिए पहला जो है वो हक मिलना चाहिए या नहीं, इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है उस्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा है। उस्मा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आ रहे हैं जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले रुकने पंजाब असम्बली सरदार खिज़र हुसैन मज़ारी साहब से गुफ्तगू की, और जैसा कि उन्होंने बताया कि इज़ लाइकली टू ज्वाइन PMLN। तो अब सिचुएशन भी यही लग रही है कि पंजाब असम्बली में कंफर्टेबल होगी है मुस्लिम लीग नवाज़, और वफाक में चले। बहरहाल चीज़ें अभी फाइनली डिसाइडेड नहीं है। बात करेंगे इसी के ऊपर। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा उस्मा कारदार साहिबा। उस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हैदर। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो, आपकी पार्टी तो पंजाब में हुकूमत साजी करती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और हम लोग इंशाल्लाह ताला इंडिपेंडेंटली मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करेंगे। अब आप देख, बस थोड़े 2-3 दिन की बात है, आपके सामने आ जाएगा। अच्छा उस्मा साहब, जो चीज़ें इंतखाबात के हवाले से सामने आई हैं, आप समझती हैं कि आप लोग जिस वक्त गवर्नमेंट बनाएंगे, आपके दिलों में किसी तरह का कोई चोर नहीं होगा कि आप कोई मैंडेट चोरी करके आए हैं, आप जेन्युइन मैंडेट के साथ असेंबली में जा रहे हैं? हैदर, ये तो आपका बड़ा अजीब सा सवाल आपने पूछा है। आपको पता है कि इस वक्त सारी पार्टीज जो है वो रिप्रेजेंटेड हैं असेंबली में। एक पार्टी जो है उनको खास शौक है हर वक्त हर चीज को मुतनाज़ा बनाने की, और वो तो समझते हैं कि पाकिस्तान में 100% जो है मैंडेट उनका होना चाहिए और बाकी किसी के लिए उनको कोई इज्जत नहीं है। और यही सबसे बड़ी फेलियर भी थी बानी साहब की कि वो किसी के साथ ना बैठना पसंद करते हैं, ना किसी के मैंडेट को वो इज्जत देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत एक अच्छे तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हुआ है। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम, आप देखे ना, एक और मजाक बना लिया है, सारे उठ के चल पड़े। चलें, जरूर जाएं, अपने अपने फैसले करवाएं। अब 2018 में जो मामलात हुए थे वो भी आपके सामने है, और अब जो है वो भी आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को जिस तरह पाकिस्तान इतने मुश्किल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, हमें अब एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए, सबका मैंडेट एक्सेप्ट करना चाहिए, और लोगों के इश्यूज रिजॉल्व करने पे और पाकिस्तान की मईशत को जो मुश्किलात सामना है उसको संभाला देने के लिए इकट्ठा काम करने की जरूरत है। मैं वैसे उस मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के कंसर्न्स के ऊपर सवाल नहीं कर रहा था, मैं तो ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देख रहा था। अब आप इंटरनेशनल मीडिया देख लें, आप इवन फैफन की रिपोर्ट देख लें, वो कह रहे हैं कि 29% हलकों में पोलिंग स्टेशन के ऊपर फॉर्म 45 आवेज़ा नहीं किए गए। फिर जो नताइज दिखाए गए, इवन 96-97% जो रिजल्ट्स थे पोलिंग स्टेशन के, वो शेयर किए गए, और सुबह जब लोग उठे तो रिजल्ट्स तब्दील थे। ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का उसमें सर फहरिस्त है। ख्वाजा साहब 50,000 से इलेक्शन हार रहे थे, वो 15,000 से इलेक्शन जीत गए। तो इस तरह की जो इरेगुलरिटीज है, आप समझती हैं कि इनको सीरियसली एड्रेस करना चाहिए था? देखिए, इसका तो हमारे कुछ हल्के हैं, वो हाफिज नुमान है, वो भी जीत रहे थे रात को, अगले दिन पता चला कि वो हार रहे हैं। तो ये तो चलता रहता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे इलेक्शन को ही मुतनाज़ा बना दें। और हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी, आपको पता है, बयान जारी किया है कि इन्होंने एक मखसूस जमात है जिसने ठानी हुई है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को बदनाम करना है, पाकिस्तान के इदारों को भी बदनाम करना है।
लॉबिंग फर्म्स इन्होंने हायर की हुई हैं जो कि जाके उनके जो कांग्रेसमैन होते हैं, इधर उधर लोग होते हैं, उनको वो लोग लॉबी करते हैं, उनके साथ कीमत लगाते हैं और फिर उनसे बयान निकलवाते हैं। तो ये तो सबको पता है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल में ये इनको अब थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ भी जो लॉयल्टी है शो करनी चाहिए, और ये जो अपना बाहर जाके जो डंडोरा पीटते हैं, ये पाकिस्तान से फिर चले जाए, ना रहे अगर इनको नहीं पाकिस्तान पसंद, ना इनके इदारे पसंद है। 2018 में तो हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया था सारों को, आरटीएस जो था तब भी बैठा था, तो उस वक्त तो ये बहुत तालियां बजा रहे थे, बहुत खुश थे। उस वक्त ये किधर थे बाकी ये फाफिन वगैरह? ठीक है, उन्होंने उस वक्त जो रिपोर्ट दी थी उसको भी फिर मलूज़े खातिर रखे। लेकिन उस वक्त तो उस्मा साहब तालियां बजाने वालों में आप भी थी। नहीं, मैं तो देखे ना एक उस वक्त एक इनफैक्ट बेनिफिशियरी भी थी आप, फिर असेंबली में भी इलेक्ट होकर आ गई मखसूस नशस्तों पर। नहीं तो फिर ये मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि अगर उस वक्त हर चीज सही जा रही थी तो आज भी रिजल्ट आप सही जो है उनको माने। अच्छा, आज आप मुतनाज़ा ना बनाने की कोशिश करें। अच्छा, जिस तरह 2018 में जब तहरीक इंसाफ कामयाब हुई या कामयाब करवाई गई तो 2024 के इंतखाबात तक, इससे पहले तक ये बार बार टॉन्ट उनके ऊपर किया गया कि ये आरटीएस फेलियर के नतीजे में कामयाब होने वाली जमात थी। अभी ये जो 2024 के इंतखाबात हैं इसमें भी सिस्टम जो है वो इतना स्लो हो गया कि अब तीसरा दिन शुरू हो गया, अभी तक नताइज मुकम्मल जो है वो अब जाके ऑलमोस्ट क्लियर होगी ये पोजीशन के क्या कौन सी पार्टी कितने हलकों में कामयाब हो रही है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा जी कि इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस के सस्पेंड होने से हमारी जो ईएमएस है, इलेक्शन मैनेजमेंट सर्विस जो है, इस पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बर वक्त चीजें आप तक पहुंचाएंगे। बाद में जब चीजें नहीं पहुंची तो उन्होंने कहा जी कि ये इंटरनेट बैठ गया, इस वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं। आपको लगता है कि वो पहले आरटीएस टॉन्ट था पिछली गवर्नमेंट के लिए, अब अपकमिंग गवर्नमेंट के लिए ईएमएस एक बहुत बड़ा टॉन्ट होगा? देखिए, एक तो मैं आपको याद दिलाती चलूं कि 2018 में भी 3 दिन लग गए थे, उसके बाद कंप्लीट रिजल्ट आया था। अब भी 3 दिन लगे हैं और आपको कंप्लीट रिजल्ट मिल गया है, तो इसमें कोई फर्क नहीं था। और आपको पता है कि वो हमारी जो सिक्योरिटी की जो सिचुएशन थी वो निहायत चूंकि खराब हो गई थी, और बलूचिस्तान में आपने और केपी में देखा किस तरह जानों का ज़िया हुआ था इलेक्शन से एक दिन पहले, आपको मैं बता रही हूँ, जिसकी वजह से ये मोबाइल फोन सर्विस बंद की गई थी। और इंटरनेट जो था वो घरों में चल रहा था, जिसके पास डिवाइसेस थी वो भी चल रहा था, सिर्फ जो लिंक था मोबाइल सर्विस के साथ वो बंद हुआ है। क्योंकि हमने खुद अपनी जो एक एप्स हैं उनके थ्रू बहुत सारे वोटर्स को हेल्प किया, और वो ऐप स्कैन करके तो आपको पूरा डाटा आपके सामने आ जाता था, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ डिवाइस चाहिए होती थी। और डिवाइस अगर आपकी चल रही है इसका मतलब इंटरनेट तो चल रहा है आपका, लेकिन जो मोबाइल, अगर मैंने अपना डाटा पैकेज कोई लिया हुआ है मोबाइल में, तो वो फिर बंद हुआ था क्योंकि मोबाइल सर्विस बंद हो गई थी। अच्छा उस्मा साहब, हमारी प्रोग्राम के पहले हिस्से में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी बात हुई और उनका कहना था कि मियाँ साहब ने जो विक्ट्री स्पीच की है ये बहुत कबल अज़ वक्त की है, उनको सब्र का जो है वो इजहार करना चाहिए था, पहले चीज़ें क्लियर होने देते उसके बाद वो इस तरह की कोई तकरीर करते। देखिए, वो विक्ट्री स्पीच नहीं थी। मियाँ साहब की स्पीच अगर आपने शुरू हो, उन्होंने कहा था हम सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी हैं जो कि जीत के आए हैं, और हम चाहते हैं कि हम अकेले नहीं हुकूमत बना सकते, तो हम दावत देंगे बाकी तमाम सियासी कुव्वतों को कि वो आए हमारे साथ मिले, ताकि हम फिर हुकूमत बनाएं और पाकिस्तान को जो इतने मुश्किल हालात पेश हैं उनको मिलके उसका हल ढूंढें। ये उन्होंने स्पीच में कहा। लेकिन उससे एक दिन कबल इलेक्शन डे पे जब मियाँ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और उनसे सवाल हुआ मखलूत हुकूमत का, तो उन्होंने हाथ जोड़कर तकरीबन कहा कि खुदा का वास्ता है मखलूत हुकूमत का नाम ना लें, कौम को इस वक्त एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जिसको इतनी मेजॉरिटी मिले कि वो कौम के लिए कुछ बेहतर कर सके। तो अब जो सिचुएशन है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिंगल हैंडेडली तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं कर सकती, तो मियाँ साहब इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे अब इस तरह की मखलूत हुकूमत को? और मुश्किल नहीं है 2021 से लेकर 2022 से लेके ये जो आप लोगों ने 16 माह की हुकूमत पीडीएम की थी, जिसमें आप लोगों ने कहा था कि हमें सख्त फैसले करने पड़े, इत्तेहादी हुकूमत थी, सारा बर्डन हम पर पड़ा। आज जब आप लोग दोबारा अगर गवर्नमेंट में लीडिंग रोल लेते हैं, अगर लेते हैं, तो फिर दोबारा आप लोग यही 4 साल बाद 5 साल बाद क्लेम कर रहे होंगे या जब भी इलेक्शन आएंगे कि जी मुश्किल हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत थी, हम क्या करते, सारे फैसले तो हमारे नहीं थे।
یہ تو آپ میاں صاحب کو داد دیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم سمپل میجورٹی سے حکومت بنائیں، لیکن جو عوام نے مینڈیٹ دیا، جو رزلٹ آئے، وہ ہم نے ان کو منوان تک تسلیم کیا. یہ تو آپ ان کو کریڈٹ دے دینا کم از نہیں کم. مطلب کریڈٹ تو اس صورت میں دیں کہ مطلب میاں صاحب کیوں تسلیم نہ کرتے اس کو. نہیں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک پارٹی کو سمپل میجورٹی کے ساتھ آنا تھی تو اس میں برائی کیا تھی؟ نہیں میں تو یہ نہیں بالکل ان کی چاہتی ہے. اور پھر جب رزلٹ آیا وہ بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، تو یہ تو ان کا بڑا فن ہے نا کہ انہوں نے اس طرح سے واہ ویلے نہیں بچائے جس طرح سے یہ باقی لگے ہوئے واہ ویلے بچانے. اور دوسرے دیکھیں مشکلات تو بہت ہیں، اور میں اب لیڈرشپ کیا فیصلہ کرتی ہے، اب یہ میرا فیصلہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں تو لیڈرشپ کا فیصلہ ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ مشکلات تو بہت ہیں، ٹف تو بہت ہے سچویشن. آئی ایم ایف ہمارے گلے چڑھا ہوا ہے، اور پھر اتنا ہم نے ڈیٹ اپنا کلیئر کرنے ہیں، اور اتنے ہم نے جو ابھی معاشی طور پہ مشکلات کا سامنا ہے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ سب کو ساتھ ٹیبل پہ بٹھا کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، تو یہ ان کی ثوابدید ہے. میں اس پہ فی الحال ابھی کوئی کامنٹ نہیں. اچھا ویسے اس میں اب جو آپ نے میاں صاحب کے بڑے پن کی بات کی اور یہ سارے معاملات، ابھی جتنے بھی بڑے اور سینئر پالیٹیشنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو ٹھیک طریقے سے چلانے کے لیے ایک تو چلے انہوں نے آغاز میں کہا کہ جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. سیکنڈلی جو بھی حکومت میں آئے وہ سب کو ساتھ لے کر چلے. اس وقت ملک کو ایک نیشنل گورنمنٹ کی ضرورت ہے. ایک تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ ہمارے پاس سیٹس ہیں، جبکہ پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے ہیں. چلیں لیکن وہ اکیلے گورنمنٹ نہیں بنا سکتے، وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. آپ لوگ گورنمنٹ بنا لیتے ہیں. کیا میاں صاحب کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آن بورڈ لیا جائے فار دا سیک آف پاکستان کہ ٹھیک ہے جی جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، اب آگے ملک کو سٹیبل کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، معاملات تو سب مل کر چلے؟ حیدر سر دیکھیں ساری ہسٹری آپ کے سامنے ہے. جو بانی صاحب ہیں انہوں نے اپنی پوری سیاست ہی اس پہ بیس کی ہوئی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ نہ بیٹھنا نہ میں ان کے ساتھ بات کروں گا، یہ سب چور ہیں، یہ سب ڈاکو ہیں. تو جب اس طرح کا نیریٹو آپ نے پیچھے دیکھ ہی لیا ہے تو وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوں گے. تو اس لیے یہ بحث ہی فضول ہے اور اس پہ بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، ان کو اپنا جو بھی وہ اپنے لائے عمل بنانا چاہ رہے ہیں اس کے مطابق وہ چلیں. کے پی میں ان کو بہت میجورٹی ملی ہے، وہاں پہ جس طریقے سے آگے بڑھنا ہے وہ بڑھیں. لیکن وہ ان کے ساتھ جو بیٹھنا جو ہے نا وہ اس وقت فی الحال کارڈز پہ نہیں ہے. اچھا آخر میں یہ بتائیے گا کہ سو فار جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وزارت عظمیٰ کا مطالبہ سامنے آیا ہے انیشلی پیپلز پارٹی کی جانب سے. سیکنڈلی آصف علی زرداری صاحب نے مشورہ بھی دیا ہے ریپورٹڈلی کہ مریم نواز صاحبہ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے منصب پر بٹھایا جائے. تو آپ ان دونوں پر کیا کمنٹ کریں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے اس پہ سب سے زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ اس وقت مریم نواز صاحبہ ہیں، اور وہ بالکل ڈیزرو کرتی ہیں. وہ انہوں نے ارن کیا ہے، انہوں نے دن رات محنت کی ہے، اور ان میں یہ اتنی اہلیت ہے کہ وہاں پہ وہ اس صوبے کو بہت ایک اچھے اور آسان طریقے سے چلا سکیں. اور باقی جو بلاول کی جو بات ہے تو یہ اب مجھے نہیں معلوم کہ بلاول، آج میں بیٹھ کے آپ کے پروگرام سے پہلے ٹی وی پہ سن رہی تھی، وہ تو کہہ رہے تھے بلاول کے ہمارے پاس اتنے نمبر گیم نہیں ہے. تو اس وقت فی الحال میں کوئی چیز بھی نہیں ہم ایک سرٹنٹی کے ساتھ کہہ سکتے. تو ابھی وہ معاملہ جو ہے اس میں کلیئرٹی 2-3 دن آپ اور دیں تب آئے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ عظمیٰ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.